हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड सिद्धि। एंड आज की क्लास में हम लोग एंशियंट हिस्ट्री के प्राचीन इतिहास के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए। आप लोग जानते हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम आने वाले हैं, तो मैंने यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे कि इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहना। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि क्वेश्चन के अलावा अदर पॉइंट जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, साथ ही साथ स्टूडेंट आप पूरी कोशिश करना कि मैं जो आपको यहाँ क्वेश्चंस करा रही हूँ उसके क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को मुझे देने हैं कमेंट करके, और एंड तक बताना कि कितने क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को आते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। तो ये आप लोगों का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीक एक्सप्लोरर्स इज कंसिडर्ड टू हैव लेफ्ट द अर्लीस्ट अकाउंट ऑफ इंडिया। तो इनमें से वो कौन यूनानी खोजकर्ताओं में से किसने भारत का सबसे पुराना खाता छोड़ दिया था। आपके ऑप्शंस थे हेरोडोटस ने, सिटियस ने, या स्केलस ने, या हिप्लस ने। तो जो यूनानी खोजकर्ता, याद रखना यूनानी के थे वो, ठीक है, ग्रीक एक्सप्लोरर थे, और उनमें से भारत का जो पुराना खाता छोड़ा था वो कौन थे? आपके स्केलेक्स। ठीक है, आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी। साथ ही साथ अगर आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए कि आप लोगों के फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर होगा हेरोडोटस। ये बात आप लोग जानते हैं और ये क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। अगर आपने प्रीवियस ईयर देखा स्टूडेंट, तो आपको ये क्वेश्चन आपने जरूर देखा होगा। क्लियर हो गया? तो अगर मैं आपको इसमें और बातें बता दूं, जो अर्लीस्ट ग्रीक अकाउंट था इंडिया का वो किसने छोड़ा था, तो मैंने आपको बताया स्केलस ने छोड़ा था। ठीक है, जो कि कहाँ के थे? करिंडा के थे। याद रखना ये बात। साथ ही साथ जिसे पारस के राजा दारा, ठीक है, जो दैरियस फर्स्ट थे उस समय, द्वारा सिंधु नदी के पाठ्यक्रम का पालन करने, ये पता लगाने के लिए इन्हें भेजा गया था। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा सकता है कि किसने भेजा था इनको, तो किंग दैरियस फर्स्ट, जो कि पर्शिया के थे, इन्होंने भेजा था। ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, कहाँ से? सिंधु नदी के पाठ्यक्रम पे, याद रखना, इंदस रिवर के पास। और इन्होंने क्या करा, जो उनका ओरिजिनल काम था, जो उनका मूल काम था, अब वो क्या हो चुका था? खत्म हो चुका था। तो ये पॉइंट भी याद रखना। जितने पॉइंट्स मैं आपको यहाँ बताऊँ नोट डाउन कर लो, ये सब आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which among the following kings was also known as मामलन द ग्रेट वेस्टर। ठीक है, मामलन मतलब कि निम्नलिखित में से वो कौन सा महान पहलवान है या मामलन के नाम से भी जाना जाता है? किसे महान पहलवान बोला जाता है? आपके ऑप्शन दे रखे हैं, पुलकेशिन द्वितीय, महेंद्र प्रथम, नरसिंहवर्मन फर्स्ट, या इनमें से कोई भी नहीं। तो महान पहलवान ग्रेट लिस्टर जो है वो किसे बोला जाता था? नरसिंहवर्मन फर्स्ट को। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो गया? अगर हम इनके बारे में और पढ़ेंगे तो जो नरसिंहवर्मन द्विप्रथम है वो दक्षिण भारत के राजा थे। ठीक है, कहाँ के थे? साउथ इंडिया के। ये बात याद रखना। किस डायनेस्टी के थे? पल्लव डायनेस्टी, पल्लव वंश से ये बिलोंग करते थे। इन्होंने 630 से लेकर के 668 तक इन्होंने क्या किया था? इस बीच के वर्षों में दक्षिण भारत के रूप में शासन किया था। तो आपको इनका याद रखना है कि इन्होंने रूल किया था तो साउथ इंडिया में कब तक? 630 से लेकर के 668 AD तक इन्होंने यहाँ रूल किया था, और ये मामलन या महान पहलवान के रूप में ये पहचाने जाते हैं। तो ये तीनों पॉइंट्स आपको यहाँ पे याद रखनी है। क्लियर? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सेट ऑफ द प्ले रिटन बाय हर्षवर्धन इन संस्कृत। तो स्टूडेंट, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने आपको बुक्स और ऑथर कराए एंशिएंट टाइम में, जिसमें मैंने आप लोगों के डिटेल में बताया था कि हर्षवर्धन कौन है और उन्होंने कौन कौन सी बुक लिखी थी, वो क्या था, वो सब कुछ डिटेल में पढ़ाया था। तो देखिए इसी तरीके से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, और आज ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृत में हर्षवर्धन द्वारा लिखे गए नाटकों का सही सेट है। तो पहले आपको ये याद रखना है कि हर्षवर्धन ने किसमें? संस्कृत में लिखा था। क्या लिखा था? नाटक, प्ले लिखा था। ये 2 पॉइंट याद रखने हैं। अब वो नाटक कौन कौन से थे आपके यहाँ ऑप्शंस दे रखे हैं, तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो आप लोग इसका आंसर मुझे आज जरूर बताएंगे, वो भी करेक्ट। क्लियर?
तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि नागनंदा, प्रियदर्शिका और रत्नावली ये 3 नाटक है, ये 3 प्ले हैं जो हर्षवर्धन ने लिखी थी संस्कृत भाषा में। क्लियर हो गया? तो आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि हर्षवर्धन ने ये 3 प्ले लिखे हैं जो आपको याद रखना है, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागनंदा, इसमें संस्कृत भाषा में लिखी थी। और ये सब क्या है? प्ले हैं, ठीक है, नाटक इन्होंने ये लिखे थे। तो इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में, इसलिए ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है और यूजफुल भी है। अगर आपने वो वीडियो ना देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए और वीडियो को चेकआउट कीजिए। पूरी वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन इनसे रिलेटेड एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आप लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री में बौद्ध धर्म और जैन धर्म को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में ज़रूर मिलेगा। एक क्वेश्चन तो आपको एंट्रेंस में ज़रूर देखने को मिलेगा बुद्धिज्म और जैन धर्म से रिलेटेड। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, वेयर एंड व्हेन वाज द सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड। जो द्वितीय बौद्ध संगति जो हुई थी वो कहाँ पर और कब आयोजित हुई थी, आप लोगों को बताना है। अगर आप लोगों ने इसको अच्छे से पढ़ रखा होगा बौद्ध धर्म को, अगर आप लोग चाहते हैं कि ये मैं वीडियो लेकर के आऊँ पूरी डिटेल में बौद्ध और जैन धर्म की, कमेंट करके बोलो। कमेंट करके अगर आप लोग मुझे नहीं बताएंगे तो वो वीडियो मैं नहीं लेकर आ पाऊंगी। पूरी कोशिश किया करो, अगर आप लोग ऐसा चाहते हैं तो कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा और बोलो कि आपको ये वीडियो चाहिए, तो मैं आप लोगों की उस टॉपिक पर लेकर के आऊँगी जिस भी टॉपिक पर आपको प्रॉब्लम होगी। ओके, तो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल के आप लोग ये जानते हैं कि बौद्ध की जो काउंसिल हुई थी वो कितनी हुई थी? 4 हुई थी, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सेकंड वाला पूछा है कब और किस जगह पर ये हुई थी। तो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल आप लोगों की ऑप्शंस क्या दे रखे हैं? पाटलिपुत्र में, श्रीलंका में, वैशाली में या मांडले में। तो जल्दी से जल्दी अपना कमेंट करके आंसर बताओ और बताओ कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वैशाली में। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे रखी गई? वैशाली में 383 ईसा पूर्व में। अब मैं आप लोगों को ये चारों बुद्धिस्ट काउंसिल बहुत अच्छे से समझा देती हूँ ताकि इन चारों में से कोई भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो आप अच्छे से कर पाए। तो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए जो 4 बुद्धिस्ट काउंसिल है ये क्यों हुई थी। तो इसमें क्या होता था, जितने भी मॉन्क्स गैदर हुए थे, कितने? 4 बार। यहाँ पे जितने भी मॉन्क्स होते थे वो 4 बार यहाँ इकट्ठे हुए थे। कब? जब गौतम बुद्धा की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। उसके बाद जो है उन जो मॉन्क्स है वो 4 बार इकट्ठे हुए थे और फिर उन्होंने जितने भी इवेंट्स और इफेक्ट थे बौद्ध धर्म के वो सब कुछ इफेक्ट जो उस पर प्रभाव डाला था। तो कब 4 काउंसिल हुई थी? क्योंकि वो 4 टाइम वो सब इकट्ठे हुए थे। तो कब, कहाँ और किस बात पे उन्होंने प्रकाश डाला था वो सब कुछ अब मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। सबसे पहली जो पहली काउंसिल हुई थी वो उसका टाइम पीरियड याद रखो 483 BC में। क्लियर? कहाँ पर हुई थी? तो ये राजगिरा बिहार में। जगह याद रखना, यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। पहली काउंसिल का टाइम पीरियड क्या है? 483 BC में। कहाँ हुई थी? राजगिरा बिहार में। उस समय राजा कौन था? तो वो थे अजातशत्रु जो हर्यंग डायनेस्टी के थे। उस समय जो चेयरमैन था वो कौन था? महाकशपा। और इसमें क्या हुआ था? विनय पिटक और सुत्ता पिटक लिखे गए थे। आपको पता है ये 3 बास्केट होते हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक, ठीक है। ये बात भी याद रखना, अभिधम पिटक ये 3 बास्केट होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों विनय पिटक और सुत्त पिटक जो है ये हमारी पहली काउंसिल में लिखी गई थी। क्लियर? तो इसमें मैंने आपको टाइम याद रखना है, प्लेस याद रखना है, उस समय राजा कौन था, किस डायनेस्टी का था, चेयरमैन मैंने आपको बता दिया और उस समय क्या हुआ था वो भी बता दिया। अब बात करेंगे हमारी सेकंड काउंसिल की। सेकंड काउंसिल आपकी हुई थी 383 BC में। कहाँ? वैशाली बिहार में, जो अभी आपने क्वेश्चन देखा। उस समय राजा कौन था? काल अशोका थे, शिशुंग डायनेस्टी के। और उस समय जो चेयरमैन थे वो थे सवाखमीर। और उस समय क्या हुआ था? फर्स्ट टाइम जो है बुद्धिज्म जो है 2 जगह में डिवाइड हुआ था, सतवीरा में और महासंघिया में। ये सारी बातें जितने पॉइंट्स बता रही हूँ स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो अदरवाइज आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेगा, तो अच्छे से कर लो। ओके, अब बात करेंगे थर्ड काउंसिल की। थर्ड काउंसिल हुई थी आपकी 250 से 251 BC तक। ये हुई थी पाटलिपुत्र बिहार में। उस समय राजा थे अशोका जो मौर्य के थे। उस समय जो चेयरमैन थे वो थे मोगलीपुता तिष्य और उस समय अभिधम पिटक लिखा गया था।
पहली काउंसिल में याद रखना सुत्ता पितक और विनय पिटक लिखा गया था। थर्ड काउंसिल में आपकी जो तीसरी बास्केट आती है अभिधम पिटक, वो थर्ड काउंसिल में लिखी गई थी। फोर्थ आपको याद रखना काउंसिल हुई थी 78 यानी कि फर्स्ट सेंचुरी एडी में। कहाँ पे? कश्मीर में। ठीक है, जगह क्या है? कश्मीर, कुंदलवन में। उस समय राजा था कनिष्क कुषाण डायनेस्टी के। चेयरमैन कौन थे आपके? विश्वामित्र। और वाइस चेयरमैन भी याद रखना है, अश्वघोष थे वाइस चेयरमैन। और इस समय क्या हुआ था? फाइनली बुद्धिज्म जो है वो दो हिस्सों में बट गया, हीनयान में और महायान में। तो हीनयान और महायान कब डिवाइड हुआ था, कब आया हमने पढ़ने को? तो याद रखना ये फोर्थ काउंसिल में आया था। पहले में आप लोगों को याद रखना है कि क्या सुत्ता पितक और विनय पिटक आया था। दूसरी वाले में आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, जो आपसे पूछा गया कि सतवीर और महांग अंगिका आपको ये देखने को मिलता है। और थर्ड काउंसिल में अभिधम आप यहाँ लिखी गई थी ये। तो जितने पॉइंट्स है सब कुछ अच्छे से कर लो, क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड आपको आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। आई होप अब आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और अब आप इन क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से दे पाएंगे। ओके, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन, लेकिन बहुत बच्चे यहाँ भी गलत कर देते हैं। आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थान में भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का सबसे पहला प्रमाण मिला था? विच अमंग द फॉलोइंग प्लेस हैव गिवन द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर? तो एग्रीकल्चर का एविडेंस हमें फर्स्ट टाइम जो है वो कहाँ पे भारत में देखने को मिला था? तो आपका राइट आंसर क्या है? मेहरगढ़ में। ओके, तो आपका राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में से कौन से सिंधु घाटी सभ्यता में के धोलावीरा स्थल की सबसे अनूठी विशेषता है? तो आपको मोस्ट यूनिक फीचर बताना है धोलावीरा साइट की, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक जगह है। ठीक है, आपके ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है इसके शहर क्षैतिज रूप से कई भागों में विभाजित थे। Its cities were horizontally divided in multiple parts. दूसरा ऑप्शन है its cities were unevenly divided, जो इसके शहर हैं वो असमान रूप से विभाजित थे। या लोथल जो है वो आप लोगों का 3 भागों में बटा था, या इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम धोलावीरा की बात करेंगे स्टूडेंट, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो धोलावीरा जो स्थल है वो 3 भागों में बटा हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखना कि इसका राइट आंसर आप लोगों का होगा ऑप्शन नंबर सी। तो अगर मैं आपको इसमें और इम्पोर्टेंट बातें अगर बताऊं, तो आपकी इंपॉर्टेंट बातें क्या है कि धोलावीरा जो है इंडस वैली जो सिविलाइजेशन में कहाँ पर है? पहली बात तो आपको याद रखना है गुजरात में है। ठीक है, दूसरी बात आपने ये याद रखनी है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो साइट है ये 2 हिस्सों में बटी है, लेकिन किसमें? सीटाडेल एंड लोअर टाउन में। लेकिन हम यही बात धोलावीरा की करेंगे तो वो 3 हिस्सों में बटी हुई है। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है। अगर आपसे इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता पूछा जाए तो वो 2 भागों में बटी हुई है। ठीक है, 2 भागों में विभाजित है, गढ़ और निचला शहर में। और अगर धोलावीरा की बात करें तो धोलावीरा जो है वो 3 डिवीजन में विभाजित हुआ है। तो ये दोनों डिफरेंस आपको बातें याद रखनी है। धोलावीरा का है गुजरात में है। क्लियर, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी रिलेटेड क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है एट विच ऑफ द फॉलोइंग साइट और इंडस वैली सिविलाइजेशन the rows of distinct fire altars with the provision of ritual bathing has been found? तो सिंधु घाटी की सभ्यता में से वो कौन सा स्थल है जहां पर अनुष्ठान स्थान के प्रावधान के रूप में विशिष्ट अग्नि वेदियों की पंक्तियां हमें देखने को मिली है? मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा, कालीबंगाल या लोथा? तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर आपका कालीबंगा में। तो कालीबंगाल में हमें क्या मिला है? फायर ऑल्टर्स के चीजें देखने को मिली हैं। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके हर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी या एंट्रेंस एग्जाम में आपसे पूछे जा चुके हैं और ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, चावल की खेती का सबसे पहला प्रमाण जो है आपको कौन सी घाटी पर मिलता है? आपके ऑप्शन थे सेंट्रल गंगा वैली, बेलन वैली, गोपल वैली या बोलन वैली में। तो आपका राइट आंसर है बेलन वैली में। तो आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, बेलन वैली है, जहाँ पे चावल की खेती का प्रमाण एविडेंस हम लोगों को देखने को मिलता है। क्लियर, तो आपका राइट आंसर यहाँ होता है ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अशोक के जो शिलालेख है और ब्रह्मलिपि को किसके द्वारा समझ लिया गया था? द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका एंड ब्राह्मी स्क्रिप्ट वर डेसिपर्ड बाय, तो किसने इसको पढ़ा था, किसने इसको समझा था कि अशोका के इंस्क्रिप्शन में, अभिलेख में और ब्राह्मी की स्क्रिप्ट पे क्या लिखा है? आपके ऑप्शंस थे अलेक्जेंडर कनिंघम, जेम्स प्रिंसिप, मैक्स मुलर या मॉर्टिमिलियर व्हीलर। तो आपका राइट आंसर है यहाँ जेम्स फिलिप्स। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो जेम्स फिलिप्स वो थे जिन्होंने अशोका के इंस्क्रिप्शन पे क्या लिखा है और उसकी ब्राह्मी स्क्रिप्ट पर क्या लिखा है उसको पढ़ के समझ कर बताया था। तो आपका यहाँ राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा तमिल व्याकरण संबंधी ग्रंथ है? कौन सा तमिल ग्रामेटिकल ट्रिटीज है? आपके ऑप्शंस थे पटु पटु, ठीक है, एटुगई या सिलापाडीकरम या तोला कापियम। तो बताइए कि तमिल ग्रामेटिकल ट्रिटीज जो है वो कौन सी है? तो वो है आप लोगों की थोला कापियम। तो आपका राइट आंसर यहाँ क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अगर मैं आपको इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ और जो बता दूं तो थोला कापियम क्या है? इज अ वर्क ऑफ ग्रामर ऑफ तमिल लैंग्वेज। याद रखना कौन सी लैंग्वेज का है? तमिल लैंग्वेज का है। ठीक है। ये एक व्याकरण का पर एक काम है। ये लघु सूत्रीय रचनाओं के रूप में जाना जाता है। ये क्या है? शॉर्ट फॉर्मूलिस कंपोजिशन है, छोटी है। साथ ही साथ इसमें 3 बुक शामिल है। इन 3 बुक को आपको याद रखना है। पहला बुक है आपकी एजुतधिकारम, सोलाधिकारम और तीसरी बुक है आपकी पोरुलधिकारम। ये 3 बुक आपको याद रखनी है जो तोला कापियम में ऐड हो रखी हैं। ये 3 बुक इसके अंदर आती हैं। क्लियर। और इसके अंदर ये डील किस चीज़ की करते हैं? ऑर्थोग्राफी, फोनोलॉजी, मोर्फोलॉजी, सिमेंटिक्स, प्रोसोडी, ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। इस बुक में इन सबसे चीज़ें शब्दावली, ध्वन्यात्मक, आकृति विज्ञान, शब्दार्थ, छंद, साहित्य की विषय वस्तु से संबंधित है। तो ये सारी चीज़ें इन सब्जेक्ट में आपको ये देखने को मिलेंगी। तो आपको इसमें क्या बातें याद रखना है? जो तोकियापायम है ये एक तमिल लैंग्वेज है और इसमें जो है एक छोटा सा एक कॉम्पोजिशन है। क्या है? ये एक लघु सूत्री है और इसमें 3 बुक्स आती हैं। वो 3 बुक्स आपको याद रखनी है और याद कर लेना। ओके, क्लियर हो गया? तो आज की क्लास में बस इतना ही करते हैं। बाकी के क्वेश्चन आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कराऊंगी। आज की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करो। स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर किया करो, सपोर्ट करो, चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड नोटिफिकेशन आप पे। चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लो क्योंकि आगे बहुत ऐसी वीडियोज़ आने वाली हैं जो आपको बहुत हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि हमारा चैनल जो है वो हिस्ट्री से बेस्ड है। हिस्ट्री की कोई भी चीज़ होगी आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी, हर एक टॉपिक, हर एक क्वेश्चंस के लिए। ठीक है। तो आज की क्लास को बस इतना ही रखते हैं। बाकी को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पे हम क्विज करते हैं ताकि आप लोगों की एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी और भी अच्छी हो। कोई भी क्वेरी, कोई भी कमेंट हो, कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे भी जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। ओके। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना है। ऐसी ही क्लास कंटिन्यू रखनी है या नहीं ये सब कमेंट करके ज़रूर बताओ ताकि मैं ऐसी वीडियोज आपके लिए लेकर आती रहूँ। ओके। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।